अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वाक़यात इस तरह से वकूफ़ पज़ीर नहीं होते जैसा हम सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो इसमें भी कुदरत की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। आज हम ऐसी ही नौ खुद से बनने वाली अनोखी ईजादात की बात करेंगे कि वो इस तरह से भी वजूद में आएंगी कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। माचिस। शायद ही आज कोई ऐसा घर हो जहाँ माचिस इस्तेमाल ना होती हो। 1800 की दहाई में बरतानवी फार्मासिस्ट जॉन वॉकर मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स को लकड़ी के तिनकों के ज़रिए मिक्स करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक तिनके के सिरे पर कोई मादा चिपका हुआ है। जब उन्होंने ये मादे को रगड़ कर साफ करने की कोशिश की तो वो मादा आग पकड़ गया। यहाँ से जॉन वॉकर के दिमाग में ये ख्याल आया कि ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए माचिस बनाई जाए। उन्होंने फिर बड़े पैमाने पर माचिस बनानी शुरू कर दी और यूं एक कंपनी बनाकर तजारती बुनियादों पर माचिस की तैयारी और फ़रोख्त होने लगी। मगर उन्होंने अपनी इस ईजाद को कभी रजिस्टर ना करवाया, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ज़्यादा कंपनी उसे बनानेगी तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और यही वजह है कि आज मुख्तलिफ़ कंपनी की माचिस आसानी से मिल जाती है। आलू के चिप्स। दोस्तों, एशिया में जब तक मेहमान के सामने आलू के चिप्स ना पेश किए जाएँ, मेहमान नवाजी को अधूरा समझा जाता है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहने वाले जॉर्ज क्रम एक बहुत मशहूर शेफ़ थे, लेकिन सितम ज़रफ़ी ये थी कि इनके अक्सर ग्राहक ये शिकायत करते थे कि इनके तले हुए आलू के स्लाइस बहुत ज़्यादा खस्ता होते हैं। इसी वजह से गुस्से में आकर जॉर्ज क्रम ने यह फैसला किया कि वो अपने ग्राहकों की इस शिकायत को दूर करने के लिए आलू के स्लाइस बहुत बारीक काटेंगे और इन्हें तेल में भून कर इन पर नमक छिड़क कर अपने ग्राहकों को पेश करेंगे। अपनी तरफ से जॉर्ज क्रम ने यह काम गुस्से में आकर ग्राहकों को परेशान करने के लिए किया था, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि लोग उनकी नई तरकीब से बनने वाले आलूओं के दीवाने हो गए। 1853 से लेकर आज तक आलूओं के चिप्स बनाने की कई तरकीबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और अब ये 200 से ज़ायद मुख्तलिफ जायकों में दस्तयाब हैं। कौन आइसक्रीम? गर्मी हो या सर्दी, महफिल हो या शादी, आइसक्रीम के शौकीन इससे दूर नहीं रह सकते। मगर आइसक्रीम बजाते खुद कोई नई चीज़ नहीं है। 200 साल पहले चीन के लोग इससे मिलती जुलती एक चीज़ खाया करते थे, लेकिन कोन आइसक्रीम 1904 में ईजाद हुई। इसका किस्सा कुछ यूँ है कि सेंट लुइस के मेले में आइसक्रीम के स्टॉल्स पर इतना रश होता था कि संभाले नहीं संभलता था। अर्नेस्ट हेमरिक नामी एक दुकानदार था जो ईरानी बिस्किट बेचा करता था। इसने खैर सगाली जज्बे के तहत अपने बिस्कुटों को गोलनुमा शक्ल में बनाकर अपने साथी दुकानदार को देना शुरू कर दिया ताकि वो इनमें आइसक्रीम डालकर ग्राहकों को पेश करे और आइसक्रीम के कप और चमचों से आज़ाद होकर तेज़ी से वो अपना काम निपटा सके। ग्राहकों ने इस नई चीज़ को पसंद किया और इस तरह कोन आइसक्रीम वजूद में आ गई। रबड़। 19वीं सदी में रबड़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो नरम होता था और इसमें पायदारी भी बिल्कुल नहीं पाई जाती थी। लेकिन एक नौजवान साइंसदान चार्ल्स गुडियर काफ़ी अरसे से इस कोशिश में लगा हुआ था कि किस तरह रबड़ की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए। वो खाम रबड़ में नमक, मिर्चें, चीनी और सूप मिलाकर तजर्बात करता रहा। ऐसे लगता था जैसे वो कोई खाने पीने की कोई चीज़ बना रहा हो। आखिर थक हार कर एक दिन उसने एक मुख्तलिफ तजर्बा करने का सोचा और खाम रबड़ में मैग्नीशिया, चूना और गंधक का तेज़ाब मिलाया, मगर एक दफ़ा फिर वो नाकाम हुआ। एक दिन इसी तरह के तजर्बात के दौरान इसके खाम रबड़ में सल्फ़र मिक्स हो गया और अचानक वो मरकब चार्ल्स के हाथ से छूट गया और एक गर्म सतह पर गिरा। ये हादसा कामयाबी की किरण बना और इस तरह से चार्ल्स रबड़ बनाने में कामयाब हो गया, जिससे अब बास्केटबॉल से लेकर गाड़ियों के टायर तक बेशुमार चीज़ें बनाई जाती हैं। प्लास्टिक। आज हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें प्लास्टिक से बनी कोई ना कोई चीज़ नज़र आ ही जाती है। प्लास्टिक की ईजाद से पहले सुरेश नुमा एक मादा जो अल्कोहल और सिरके के मिलाप से बनता था, इस्तेमाल किया जाता था। 20वीं सदी के शुरू तक मुख्तलिफ मकासद जैसे रिकॉर्ड प्ले के रिकॉर्ड बनाने और दांतों के फिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इस मादे को शैलिक कहते थे, मगर ये बहुत महंगा पड़ता था। इसी वजह से एक कीमियाई दान ल्यू हेनरिक को शैलिक का कोई सस्ता मुतबादल तलाश करने की जुस्तजू हुई और अपने तजर्बात के दौरान वो शैलिक से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ बनाने में कामयाब हो गया। नया मिक्सचर एक ऐसा काबिल ज़िक्र मादा था जो इंतहाई दर्जे की हरारत को भी बर्दाश्त कर सकता था और यही मादा अब प्लास्टिक के नाम से जाना जाता था। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा शख्स डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माजी में लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था। हर दौर के अपने तकाज़े और मसाइल होते हैं। आज शायद ये मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है, मगर ये मौजूद हर ज़माने में रहा है।
اینٹی ڈپریشن ادویات پہلے 1957 میں سامنے آئیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ادویات ٹی وی کے مرض کے علاج کے لیے بنائی گئی تھیں، جو اس وقت موذی اور ناقابل علاج مرض سمجھا جاتا تھا۔ اس کو بنانے والے فارماسسٹ نے یہ بات نوٹ کی، ان ادویات نے ٹی بی کے علاج میں تو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دکھایا، لیکن ان ادویات کو استعمال کرنے والے مریضوں کے مزاج پر ان کے بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ تب سے اب تک یہ ادویات ڈپریشن کو دفع کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ اینٹی بایوٹک۔ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے سائنسدان الیگزینڈر فلیمنگ کی لیبارٹری کے فرش پر ہر طرف کاغذ اور بیکر بکھرے ہوئے تھے۔ پلیٹوں میں مختلف اقسام کے بیکٹیریا کو معائنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن سائنسدان نے دیکھا کہ اس پلیٹ میں فنگس لگی ہوئی ہے جس میں جرثومے رکھے ہوئے تھے، اور فنگس نے ان جرثوموں کو ختم کر دیا تھا۔ فلیمنگ نے اس فنگس پر مزید تحقیق کی اور اس کے نتیجے میں اینٹی بایوٹک وجود میں آئی، جسے ہم پینسلین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس دریافت پر فلیمنگ کو 1945 میں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ ایکس رے۔ 1895 میں ایک سائنسدان نے حادثاتی طور پر ایکس رے دریافت کی۔ ایک بار اس نے لاشعوری طور پر الیکٹرونس بیم کے سامنے اپنا ہاتھ رکھا تو اسے فوٹوگرافک پلیٹ پہ اپنا ہاتھ نظر آیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ عکس ہاتھ کے اندرونی حصے کا تھا۔ تب اس نے نوٹ کیا کہ تابکاری شعاعیں ٹھوس اشیاء اور اجسام میں سے گزرتے ہوئے ایک سائے جیسا عکس بناتی ہیں، اور آج ہم جسم کے اندر ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو دیکھنے کے لیے ایکس ریز کا استعمال کرتے ہیں۔ مائکرو ویو اوون۔ اگلی دفعہ جب بھی آپ اپنا کھانا سیکنڈ میں گرم کریں تو پرسی اسپینسر کو ضرور یاد کیجیے گا، جو ایک امریکی موجد تھا۔ اس اوون کی ایجاد سے پہلے مائکرو ویو صرف ریڈار میں استعمال ہوتی تھی۔ ایک دن اسپینسر، جو بحریہ کا ایک ریڈار اسپیشلسٹ تھا، اس نے محسوس کیا کہ جب وہ مائکرو ویو پیدا کرنے والے آلے کے سامنے کھڑا تھا تو اس کے جیب میں موجود چاکلیٹ پگھل کر ایک چپچپی سی شکل اختیار کر گئی تھی، اور اس طرح یہ حادثہ 1945 میں مائکرو ویو اوون کی ایجاد کا باعث بنا۔ دوستو، زندگی ہر انسان کو ایک موقع ضرور دیتی ہے، اور وہ اس موقع سے کتنا فائدہ حاصل کرتا ہے یہ خود انسان پر ہے۔